द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में FIIs जो लगातार सितंबर ऑनवर्ड्स बेचते जा रहे हैं उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि ये कब सेलिंग रोक सकते हैं और वापस बाइंग आ सकती है। उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये सेल क्यों कर रहे हैं। अगर वो हमें समझ आ जाएगा उसके रीजंस, तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि वो रीजंस कब ख़त्म होंगे, तभी वो बाइंग भी शुरू करेंगे। पर उससे पहले पिछले 6 महीने से मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल चैनल्स जितने भी हैं, मीडिया चैनल्स, सभी इस बात पे जोर देते रहे कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं बढ़ रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे। उस समय किसी को वैल्यूएशंस की चिंता नहीं थी क्योंकि सबके पैसे बन रहे थे और इसलिए किसी ना किसी ने तो टॉप पे फंसना ही था। और मोस्टली जो रिटेलर्स होते हैं वही टॉप पे फंसते हैं और आज भी यही हुआ है कि FIIs निकलते गए और हम कहते रहे यही वापस आएंगे। DIIs ने भी अपनी बाइंग कंटिन्यू रखी, लेकिन अपने सेलेक्ट शेयर्स में। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% गिर चुके हैं। दैट्स वाई वी आर फीलिंग मोर पिंच इन दिस करेक्शन। बेसिकली FIIs पिछले कई सालों से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। $800 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स इन्होंने की है और उस समय मार्केट भी अप जा रही थी, तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है, वी आर वेरी स्ट्रांग, दैट्स वाई FIIs आर इन्वेस्टिंग, FDIs की पैसा आ रहा है। अब उस $800 बिलियन में से तकरीबन 10% पिछले 5-6 महीने में उन्होंने बेचा, तकरीबन $80 बिलियन। तो हम सब चिंता में आ गए और मार्केट जो है ऊपर से 10% टूट चुकी है और शेयर 20-20, 30-30, 40-40% जो है टूट चुके हैं। अब इट इज लॉजिकल कि जो भी फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा बनाने के लिए कर रहा है, और अगर अपने पूरे पोर्टफोलियो का 10% वो बेच देता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो उसमें क्या हर्ज है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ पैसा निकालेंगे और मार्केट थोड़ा करेक्ट होगी तो दोबारा भी इन्वेस्ट करेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हम खुद भी यही करते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपने पोर्टफोलियो को, हम तो सारे का सारा पोर्टफोलियो बेचने को तैयार हो जाते हैं जब हमें लगता है कि वैल्यूएशन हाई है और नीचे आएगा तो हम दोबारा लेंगे। तो दिस इज व्हाट द FII आल्सो डूइंग। लॉन्ग टर्म FIIs कम होते हैं एज फंड्स, और शॉर्ट टर्म FII ज्यादा होते हैं, जो जहां भी जिस इमर्जिंग मार्केट में उन्हें रिटर्न्स अच्छी दिखती हैं, रिस्क रिवार्ड उनकी फेवर में दिखता है, वो वहां चले जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर मार्केट। तो हमें उसमें कोई ग्रज नहीं होना चाहिए। अब यह हुआ क्यों? इसके कई फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर तो एक इनबिल्ट फैक्टर है। जब FII आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आती है, फॉरेक्स आती है, तो हमारा रुपी जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। रुपी स्ट्रांग होता है तो वो जो इन्वेस्ट इंडिया में कर रहा है उसके लिए बेटर होता है। और जब FII बेच के निकलते हैं तो रुपी वीक होता जाता है, तो वो उनके इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। तो दिस इज ए टाइप ऑफ विशियस सर्कल। से हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, तभी हमें थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। से किसी FII ने $100 इन्वेस्ट करने हैं इंडिया में, और उस समय जो फॉरेक्स का रेट है, डॉलर का रेट है 80 रुपये है, तो कितने में वो टोटल 8,000 के शेयर वो इंडिया में खरीद सकता है। से ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर डॉलर स्ट्रांग होता गया और अब डॉलर हो गया 90 रुपये। एग्जाम्पल के ले रहे हैं, वैसे 87 है, हम एग्जाम्पल के लिए 90 लेके चलते हैं। और ये प्रिज्यूम करके चलिए कि मार्केट स्टैग्नेंट है, तो करेंसी का इंपैक्ट कैसे पड़ता है। इन्वेस्ट किया था 80 रुपये पे, आज हो गया 90 रुपये डॉलर। जो हमारे 8,000 थे, अगर वो आज वापस लेके जाते हैं विद ए स्टेबल मार्केट, तो उनको 88 रुपये ही मिलेंगे, 89 रुपीज मिलेंगे। सीधा मार्केट में ही उनका 12% का लॉस हो जाता है। तो दैट इज द सिनारियो। अच्छा, अब इसको रिवर्स लेके चलें कि लगाए थे 8,000, अगर रुपी स्ट्रांग हो जाए, से 80 का था जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अगर आज 75 का हो जाता है, तो उनको उस 8,000 जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके 75 रुपीज डॉलर के हिसाब से $106 मिलेंगे। मतलब 6% का उनको बेनिफिट मिलता है सिर्फ करेंसी में ही प्ले करने से। तो दिस इज ए बिग फैक्टर
कि किस रेट पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस रेट पे वो निकल रहे हैं। जनरली जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो रुपी स्ट्रांग होता जाता है, जब निकलने लगते हैं तो रुपी जो है वीक होता जाता है। दिस इज द वन फैक्टर कि जब निकलने लगते हैं तो ज़्यादा निकलते हैं, जब आने लगते हैं तो ज़्यादा आते हैं। अब सेकंड फैक्टर देखते हैं कि एफआईआईज क्यों सेल कर रहे हैं। आपको मालूम है वी वर द हाईएस्ट ग्रोथ जीडीपी इकोनॉमी, 8% के करीब हमारी थी, 7.5 से 8%, वो कम होकर 6.5% रह गई। और उसका इम्पैक्ट जब जीडीपी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कंपनीज जो भी प्रोड्यूस करती हैं, तो अगर जीडीपी 8 से 6.5 रह जाएगी तो कंपनीज की परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगी। और दिस इज ए बिग इंडिकेटर। जब एफआईआईज ने देखा कि हालांकि 6.5 इज नॉट बैड एज कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज, बट हमारी तो रिलेटिवली तो कम हुई ना, तो अगर रिलेटिवली कम हुई तो एफआईआईज कुछ तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो इसीलिए जब 6.5 पे आई तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। उसी का आगे इम्पैक्ट लेके चलते हैं कि जिन कंपनीज में एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट किया था, सितंबर क्वार्टर वाज नॉट दैट ग्रेट, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। दिसंबर स्लाइटली बेटर, मार्च में इससे बेटर होंगे और अगला साल उससे भी बेटर होगा, ये हम प्रिज्यूम करके चलते हैं। बट बेस्ड ऑन द सितंबर क्वार्टर परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर भी एफआईआईज ने अपना पैसा कुछ प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अब इन सब से क्या होता है कि इनकी वैल्यूएशंस जो काफ़ी हाई थी इंडियन स्टॉक्स की, और ये प्रज्यूम करके चल रहे थे कि 15-15, 20-20% की रिटर्न जो है आती रहेंगी, ग्रोथ आती रहेगी कंपनीज में, वो घट के 6-7% अगर रह जाएगी तो ऑटोमेटिकली अगर उन्हीं लेवल्स पे अगर रेट्स कंपनीज के रहते हैं शेयर्स के, तो वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाती हैं, 60-70% की वैल्यूएशन हो जाती हैं। ऑन द वन हैंड परफॉर्मेंस कंपनीज की डाउन हुई, ऑन द अदर हैंड जो प्राइस अर्निंग थी, जिस वैल्यूएशन पे शेयर थे, वो भी अब आस्ता आस्ता करेक्ट हो रहे हैं इस करेक्शन के साथ। तो दिस इज ए टेक्निकल थिंग। ये नहीं है कि सभी शेयर्स डाउन हो रहे हैं या सभी शेयर्स जो है 20-20, 30-30% गिर रहे हैं। अगर हम सेंसेक्स देखें, सेंसेक्स शेयर्स एक साल की अगर रिटर्न देखें तो सेंसेक्स ने 4.71% की रिटर्न दिया है। निफ्टी स्टॉक्स ने 3.85% का रिटर्न दिया है। बैंक निफ्टी ने 5.68% का रिटर्न दिया है। वेयर एज मिड कैप फ्लैट रिटर्न और स्मॉल कैप जो है 6% की नेगेटिव रिटर्न दिया है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो लॉस है या जो करेक्शन है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ज्यादा है। अब दिस ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा शेयर है। अगर आपके पास सेंसेक्स के शेयर हैं तो ज्यादा लॉस नहीं है, स्मॉल करेक्शन होगी 1 या 2% की। अगर आपके पास मिड कैप है तो थोड़ा ज्यादा करेक्शन हुई है, और अगर स्मॉल कैप्स के शेयर्स हैं वो बड़े भी ज्यादा थे 10-10, 20-20, 30-30%, और अब वो गिर भी ज्यादा रहे हैं 30-30, 40-40%। तो ऑल डिपेंड्स कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में क्या पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से ही शेयर्स जो हैं करेक्ट भी कर रहे हैं और आपका लॉसेस भी उसी के हिसाब से हो रहे हैं। अब एक और चीज देखते हैं जिसकी हमने बात की, वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस में प्राइस अर्निंग जो है बहुत मैटर करती है। अब देखिए निफ्टी मिड कैप की वैल्यूएशंस मार्च 24 में 25 की प्राइस अर्निंग पे चल रहा था, अक्टूबर में 45 पे चला गया। पी रेशो मिड कैप की बात कर रहे हैं, अभी करेक्ट होकर 33 पे आया है। अगर इसको मार्च लेवल पे आना है तो मिड कैप को अभी और करेक्ट होना बाकी है। स्मॉल कैप देखें, अगर मार्च में 28 की प्राइस अर्निंग थी, दिसंबर में 35 की हो गई पीई रेशो, और अभी है 27 की। दैट मीन्स स्मॉल कैप ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, मार्च लेवल पे अब पहुंच चुके हैं। सेंसेक्स अगर देखें, अक्टूबर में प्राइस अर्निंग थी 25, अभी हो गई है 21। दैट मीन्स ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो दिस आल्सो इंडिकेट्स कि डेंट इज मोर इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट एंड लेस इन द सेंसेक्स। अभी इन सब चीजों को रिवर्स करके देखते हैं ये सब चीजें ठीक कैसे होंगी। सबसे पहले जीडीपी, अगर हमारी जीडीपी इस बजट के साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है या कंज्यूमर्स को जो पैसे दिए गए हैं टैक्स रिलीफ की तरह के साथ, अगर हमारी जीडीपी 6.5 से ऊपर चलना शुरू हो जाती है, विच आई होप मार्च क्वार्टर में हमें कुछ ग्रीन शूट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दैट इज द वन थिंग। अब जीडीपी अगर इंप्रूव होती है
तो मार्च क्वार्टर में कंपनीज की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द सेकंड थिंग। पी रेशियोज ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस जीडीपी के साथ ये बेटर होने शुरू हो जाएंगे। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो एफआईआईज ऑटोमेटिकली इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे, वापस वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एफआईआईज कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ना ही हमारे दोस्त है। उनको रिटर्न के साथ मतलब है, वैल्यूएशंस के साथ मतलब है। रीजनेबल वैल्यूएशंस पे वो आएंगे, हायर वैल्यूएशंस पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफआईआईज को ये भी देखना है कि रिलेटिवली बाकी मार्केट्स कैसे कर रहे हैं। जैसे चाइना, चाहे जितना भी हम शोर मचा लें, वो अपनी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं दिखा देता है। अब चाइना की मार्केट बहुत करेक्ट हो चुकी थी, बट इंटरनली आस्ता आस्ता रियल एस्टेट को छोड़ के बाकी जगह वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अपने आईटी में भी उन्होंने दिखा दिया, अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। अदरवाइज आल्सो इंटरनली दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, तो पैसा वहां पर भी जा सकता है। देन यूएस इकोनॉमी इज स्ट्रांग। ट्रंप के टैरिफ का जो ड्रामा चल रहा है, अब वो कितना फेवरेबल होगा या कितना डिसफेवरेबल होगा यूएस मार्केट के लिए, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ आ जाएगा कि उसकी बातों में कितना दम है, वो कितना बाकी दुनिया को अपने आगे लगा सकता है, कितना चीजें वो डिक्टेट कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा टैरिफ लगाने से इंटरनली उनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, उनकी महंगाई भी वहां पर बढ़ सकती है। तो ये उनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग यूएस इकोनॉमी इज स्ट्रांग, एफआईआईज वहां भी उनको अच्छी रिटर्न मिल रही है। रिस्क रिवार्ड रेशियो इज फेवरेबल फॉर देम, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, करेंसी रिस्क इज नॉट देयर, यूएस इकोनॉमी ठीक है, तो वो वहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हमें सभी फ्रंट पे परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना रूपी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, कंपनीज की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली एफआईआईज विल स्टार्ट कमिंग। बट इट अपीयर्स टू बी कि वेरी शॉर्टली एफआईआईज अपनी सेलिंग बंद कर देंगे या स्लो कर देंगे। वापिस कब आएंगे, ये एक क्वार्टर के बाद ही एक क्लियर पोजीशन दिखेगी। बट एट द सेम टाइम एफआईआईज अगले साल को एनकैश करके चलते हैं, इसलिए अगर 25-26 वो ये सोचते हैं कि इंडिया के लिए बेटर होगा तो वो जल्दी आ सकते हैं। दिस इज आवर ओपिनियन ऑन द एफआईआईज कमिंग बैक टू इंडिया और अपने सेलिंग को कम करने कब कर सकते हैं। नटशेल, परफॉर्म हमें करना पड़ेगा। वैल्यूएशंस हैव ऑलरेडी बिकम रीजनेबल, जहां ज्यादा फैट था वो ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। मार्च क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बाद एफआईआईज जोर शोर से वापिस हमारी मार्केट में आने चाहिए। थैंक यू। हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन आंसर, कि मेरी किसी भी वीडियो के बाद या किसी भी टॉपिक पे, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चंस का अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसमें आपका लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। उस लिंक पे जाइए, उसमें अपना नाम बताइए, अपना क्वेश्चन स्पेसिफाई कीजिए और एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। सम टोकन अमाउंट यू हैव टू पे थ्रू दैट क्यूआर कोड, तो आपका क्वेश्चन रजिस्टर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जरूरी है कि एक डिटेल में उसका रिप्लाई किया जाए तो पूरी वीडियो भी हम उस पर बना सकते हैं। अदरवाइज 3-4 क्वेश्चंस को इकट्ठे करके हम उसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अपनी चैनल को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने की हमारी ये कोशिश, जिसमें हमें आपका सुझाव भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए।